सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है शक्ति संसाधन। जैसा कि हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में खनिजों के बारे में और खनिजों के वितरण के बारे में पढ़ा था, आज जो है वो है उसी से संबंधित है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन को ऊर्जा संसाधन भी हम कह सकते हैं। यानी जिन खनिजों के द्वारा खनिज से संबंधित रिलेटिव ये अध्याय है, तो उसी से संबंधित आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ऊर्जा संसाधन, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को भोजन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो भी बस वगैरह चलती है तो उसके लिए डीजल की, पेट्रोल की आवश्यकता होती है कहीं में, तो उनसे उसको ऊर्जा मिलती है। विद्युत में भी विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है, तो उसमें कई प्रकार के खनिजों का उपयोग भी होता है। तो उससे संबंधित यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि ऊर्जा संसाधनों की हम यदि बात करें या शक्ति संसाधनों की यदि बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला नवीनीकरण के आधार पर और दूसरा है परंपरा के आधार पर। तो ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में, पहला नवीनीकरण के आधार पर और दूसरा है परंपरा के आधार पर। तो हम नवीनीकरण के आधार पर तो ऐसे भी खनिज होते हैं जिनका नवीनीकरण भी होता है, उन्हें उपयोग में भी लिया जा सकता है ऊर्जा बनाने के लिए। और कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जो एक बार उपयोग में लेने के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं हो सकता है, समय लगता है। तो इसके आधार पर है जो इसको दो भागों में बांटा है। नवीनीकरण के आधार पर यदि हम बात करें तो इसको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। इसमें पहला है नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी कि मनुष्य द्वारा प्रकृति में निहित संसाधनों को पुनः उपयोगी, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा पुनः उपयोगी बनाना। तो ऐसे ऊर्जा खनिजों में तो जिसका उपयोग हम करते हैं, जिसमें जल विद्युत, जिसका पुनः प्राकृतिक संसाधन के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है जल को, क्योंकि जल वाष्पीकरण होकर के वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर उपलब्ध हो जाता है समुद्रों, महासागरों में, और उसी के पानी से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो ये एक इसका उदाहरण। इसी प्रकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा भी एक नवीनीकरण संसाधन है।
इसको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः है जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये एक ऊर्जा संसाधन में नवीनीकरण, पवन ऊर्जा भी निरंतर इसमें पुनः प्राप्त की जा सकती है, पवन ऊर्जा को भी। तो ये नवीनीकरण करणीय संसाधन हो गए। फिर नवीकरणीय जो संसाधन है उनकी यदि हम बात करें तो यानी जिसको पुनः एक बार उपयोग में आने के बाद पुनः उसको उपयोग में नहीं लिया जा सकता, ऐसे जो संसाधन होते हैं वे अनवीकरणीय कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत यदि उदाहरण में हम देखें तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, तो ये इसके उदाहरण हैं जिनको हम एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उसका मानव उपयोग कई समय लगता है। जैसे कोयला जो जमीन से निकाला जाता है खोद करके, तो एक बार वहां से प्राप्त होने के बाद पुनः उस जगह से ये प्राप्त हो, ये संभव नहीं है, काफी समय लग जाता है उसमें प्रक्रिया में। तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब आगे यदि हम चलते हैं परंपरा के आधार पर है जो ऊर्जा संसाधन के जो प्रकार हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। परंपरा के आधार पर यानी कि नाम से ही परंपरा जो रीति रिवाज जैसे पुराने घरों में चलते हैं उसके अनुसार, तो परंपरागत और गैर परंपरागत एक ऐसे संसाधन होते हैं, ऐसे खनिज भी होते हैं जिसको पुराने प्राचीन समय से हम उपयोग में ले रहे हैं ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो इसके अंतर्गत जो आने वाले स्रोत हैं यदि उनकी हम बात करें तो कोयला, ये परंपरागत स्रोत है। और दूसरा यदि हम इसकी बात करें खनिज तेल, और प्राकृतिक गैस, तो ये सब परंपरागत स्रोत हैं जिसको हम प्राचीन समय से ही इसका उपयोग में लिया जा रहा है ऊर्जा बनाने के लिए। और गैर परंपरागत में तो ऐसे खनिज होंगे जिसका वर्तमान समय में नवीनीकरण के रूप में हम उपयोग में ले रहे हैं, वो गैर परंपरागत होंगे। अभी वर्तमान में नए समय में जो काम में ऊर्जा शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे में इसके विपरीत ये हो जाएंगे जिसके अंतर्गत है सौर ऊर्जा, सूर्य द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने वाले सौर ऊर्जा का सूर्य जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है। इसी प्रकार से और यदि हम परमाणु ऊर्जा, ये भी इसका एक प्रकार है। पवन ऊर्जा, तो ये सब परंपरागत और एक गैर परंपरागत। तो ये जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होने वाले ऐसे खनिजों के बारे में, कुछ जमीन के भीतर से निकाले जाते हैं और कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ऐसे खनिजों के बारे में, ऊर्जा संसाधनों के बारे में हमने यहाँ जानकारी इस सारणी के इस समग्र चार्ट के द्वारा हमने की है। तो ये हमारे ऊर्जा संसाधन के रूप में काम आने वाले ये, यदि हम इसकी यदि बात करेंगे तो
ये परंपरागत स्रोत हो गए, ये अभी वर्तमान में आने वाले जो उपयोग में लिए जा रहे हैं नवीन तकनीक के आधार, जिसके स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जिसका उदाहरण यदि हम देखें तो रावत भाटा जो है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा है। यूरेनियम और थोरियम के द्वारा ये ऊर्जा बनाई जाती है, परमाणु ऊर्जा, जिसका चित्तौड़गढ़ के पास रावत भाटा कोटा के पास में, तो वहाँ इसका विद्युत ऊर्जा बनाने में उपयोग में लिया जाता है परमाणु ऊर्जा के रूप में। बाकी कोयले से भी ऊर्जा बनती है। कोयले से ऊर्जा बनाने का जो स्रोत है, यदि हम इसकी जानकारी करें तो बीकानेर से आगे चलते हैं, सूरतगढ़ के पास, हनुमानगढ़ के पास में, तो वहाँ इसका है, सूरतगढ़ में इसका कोयला ताप ऊर्जा संयंत्र बना हुआ है जहाँ बिजली बनाई जाती है। और भी इसका कई रूपों में उपयोग होता है। पुराने जो इंजन रेल के इंजन जो चलते थे वो इसी से चलते थे, उससे उसको ऊर्जा प्राप्त होती थी, वो गति करते थे। तो इस प्रकार से ये तो पुराने स्रोत हैं। और नवीन स्रोत के अंदर हम यदि बात करेंगे तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये इस सारणी के द्वारा हमने ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन किया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम अपनी नोटबुक में करेंगे, आप स्वयं इसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, शक्ति संसाधन से आप क्या समझते हैं? क्या होता है शक्ति संसाधन? यानी जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति मिलती है, वो शक्ति संसाधन कहलाता है। दूसरा प्रश्न, शक्ति संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। तो आज के ये 2 प्रश्न हैं, वो अपनी नोटबुक में करने। धन्यवाद।